मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगल कॉलेज रीठमाणा। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बीकॉम पार्ट थर्ड ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स आयकर कानून एवं लेखे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रिय विद्यार्थियों कि ये कोविड काल है, इसमें आप सब स्वयं का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुद सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रखने में पूरी मदद करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इनकम टैक्स विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में या अन्य देश में सरकार की आय का मुख्य जरिया होता है टैक्सेशन यानी कर। इसी आधार पर हमारे भारत देश में भी टैक्सेशन बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रिय विद्यार्थियों, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस और नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर में वे कर आते हैं जो उस कर का भुगतान करने वाले पर ही उसका भार पड़ता है, यानी वो जो भार है अन्य पर स्थानांतरित नहीं कर सकता है। जैसे आयकर, यह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, क्योंकि जिसकी आय होती है उसी को अपने स्वयं की आय में से सरकार को आयकर का भुगतान करना होता है। इस आयकर को अन्य पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। दूसरे है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर का अर्थ ये होता है कि जो भुगतान करने वाला है वो इसी कड़ी में उस टैक्स को आगामी पार्टी पर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे इस श्रेणी में कस्टम ड्यूटी, GST, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, एक फैक्ट्री में माल का उत्पादन होता है तो फैक्ट्री के स्वामी को एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करने के बाद ही उसका माल फैक्ट्री से बाहर निकलता बेचने के लिए, तो वो उसकी माल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी जोड़ देगा और फिर आगे जिस होलसेलर को जो माल का विक्रय किया जाएगा तो उससे वो वसूल कर लेगा। इस तरह से वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा और अंतिम रूप से जो कंज्यूमर उपभोक्ता है वो उस वस्तु का उपयोग करता है, उसको उस कर का भार वहन करना पड़ता है। हम चूँकि आयकर की चर्चा करने जा रहे हैं, ये इनकम टैक्स जो हमारा फर्स्ट पेपर है बीकॉम पार्ट थर्ड का, आयकर भारत सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह है आय अर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को सरकार को चुकाना होता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये लचीला है, लोशील है और ये जो आर्थिक विषमता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में, उसको दूर करने में ये मदद करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टैक्स है। आयकर में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं तो उनका अर्थ समझना आवश्यक है, उसके बाद में विषय से संबंधित हम जानकारी अर्जित कर सकते हैं। नंबर 1 है आयकर यानी इनकम टैक्स। आयकर एक ऐसा कर है जो आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा अर्जित की गई आय पर सरकार को चुकाना पड़ता है। नंबर 2 है HSC यानी करदाता। करदाता का अर्थ ये नहीं है कि कर देने वाले को करदाता कहें, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है टैक्सेशन का, आयकर का, उसमें विभिन्न वार्ड्स बनाए गए हैं। तो एक वार्ड का जो इंचार्ज होता है उसको ITO कहा जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर अधिकारी। तो जो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आयकर अधिकारी समक्ष प्रस्तुत करता है
उसको करदाता कहा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि उसको द्वारा टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स लगे या नहीं लगे, जिसने आयकर रिटर्न फाइल किया है उसको या उन सभी को करदाता कहा जाएगा। एक टर्म आता है असेसमेंट ईयर, यानी कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष का अर्थ होता है कि प्रत्येक 12 महीने का जो वित्तीय वर्ष है उसको निर्धारण वर्ष कहा जाता है। जैसे अभी वर्तमान में 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है, यानी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का जो वित्तीय वर्ष है उसको हम कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। एक टर्म आता है इसमें प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब ये होता है कि निर्धारण वर्ष से ठीक पिछला जो वित्तीय वर्ष है उसको गत वर्ष कहा जाता है। जैसे 20-21 निर्धारण वर्ष है, उसके लिए 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष है वो गत वर्ष माना जाएगा, प्रीवियस ईयर माना जाएगा। प्रीवियस ईयर की आय की गणना की जाती है और उसमें जो टैक्स की गणना की जाती है वो कार्य निर्धारण वर्ष में किया जाता है। तो 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष है उसको हम गत वर्ष कहेंगे और 19-20 वित्तीय वर्ष की आय की ही हम गणना करेंगे विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए। एक टर्म आता है इसमें टैक्सेबल, यानी कर योग्य। कर योग्य का मतलब ये होता है कि ऐसी आय जिस पर करदाता द्वारा आयकर का भुगतान किया जाना है उसको कर योग्य कहते हैं, अर्थात जिसको आय में शामिल किया जाता है, जिस पर टैक्स दिया जाना है उस आय के लिए हम कर योग्य यानी टैक्सेबल वर्ड का प्रयोग करते हैं। एक शब्द आता है इसमें एग्जम्प्टेड, यानी टैक्स फ्री, यानी कर मुक्त। कर मुक्त का मतलब यह है कि आय का ऐसा साधन जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, अर्थात आय में शामिल नहीं किया जाता है, उसके लिए कर मुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये इनकम टैक्स जो विषय है ये आम व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति आय अर्जित करता है और उसको उस पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इसलिए इस विषय की जानकारी सभी आम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस विषय का आप अध्ययन करना प्रारंभ करें, ताकि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपको इसमें आसानी रहे, सुविधा रहे, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आयकर जो विषय है इसका अध्ययन अवश्यम्भावी रूप से करें। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण, रेजिडेंस स्टेटस ऑफ एन एसेट, करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण। प्रिय विद्यार्थियों, करदाता कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल यानी व्यष्टि, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, तो अनेक प्रकार के करदाता होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण करदाता हैं, इंडिविजुअल, HUF और फर्म, तो हम इन पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम व्यष्टि यानी इंडिविजुअल की जो निवासी स्थिति है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 2 प्रकार की बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A में 2 शर्तें हैं और बिंदु B में भी 2 शर्तें हैं। इन शर्तों पर चर्चा करने पश्चात हम ये तय करेंगे, ये निश्चित करेंगे कि इन शर्तों के आधार पर कैसे निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम बिंदु A की 2 शर्तों की चर्चा करेंगे। बिंदु A की पहली शर्त है कि यदि करदाता गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। भारत में रहने का अर्थ ये नहीं है कि एक स्थान पर रहे, वो अलग अलग स्थान पर रह सकता है, वो विदेश जा सकता आ सकता है, लेकिन उसमें भारत में ठहराव की अवधि कुल मिलाकर दिन हम काउंट करेंगे वो 182 दिन बन जाते हैं, तो इस प्रथम शर्त की पूर्ति मान ली जाती है। शर्त नंबर 2 है, ए बिंदु की शर्त नंबर 2,
करदाता गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारतवर्ष में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में या व्यवसाय के दृष्टिकोण से स्थायी रूप से भारत से बाहर जाता है विदेश में, तो उसके लिए भी जो बिंदु ए की जो सेकंड शर्त है उसमें गत वर्ष में 60 वाली जो 60 दिन वाली शर्त है, वहाँ 60 के स्थान पर उसको 182 दिन निवास करना होगा, तब इस शर्त की पूर्ति मानी जाएगी। बिंदु बी में भी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी माना गया। बी बिंदु की दूसरी शर्त है कि करदाता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये ए बिंदु की 2 शर्तें, बी बिंदु की भी 2 शर्तें। अब हम व्यष्टि की निवासी स्थिति का निर्धारण इन शर्तों के आधार पर कैसे करेंगे? तो नंबर 1 है निवासी करदाता। प्रिय विद्यार्थियों, जो करदाता बिंदु ए की 2 में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति कर देता है और इसके साथ ही साथ बी बिंदु की दोनों शर्तों की एक साथ पूर्ति करता है, उसे गत वर्ष में भारत में निवासी करदाता माना जाता है। नंबर 2 है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में असाधारण निवासी। जो करदाता ए बिंदु की दोनों में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति करता है परंतु बी बिंदु की दोनों शर्तों की एक साथ पूर्ति नहीं करता है, उसको गत वर्ष में असाधारण निवासी माना जाता है। नंबर 3 है अनिवासी, यानी नॉन रेजिडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, जो करदाता ए बिंदु की दोनों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करता, उसको गत वर्ष में भारत में अनिवासी व्यष्टि करदाता माना जाता है। ए बिंदु की किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करने वाले के लिए बी बिंदु की दोनों शर्तें अप्रासंगिक हो जाती हैं, यानी बी बिंदु शर्तों की पूर्ति करे नहीं करे ये नहीं देखना है। ए बिंदु की किसी भी एक शर्त की पूर्ति नहीं करने वाले को अनिवासी ही माना जाता है, भले वो बी की दोनों कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा तो भी उसको अनिवासी ही माना जाएगा। नंबर 2 है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। प्रिय विद्यार्थियों, HUF की स्थिति ऐसी है कि इसमें एक कर्ता की स्थिति होती है। उस परिवार में सबसे बुजुर्ग पीढ़ी के हिसाब से जो बुजुर्ग पुरुष मुखिया है उसको परिवार का कर्ता माना जाता है। तो परिवार के कर्ता और परिवार के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण की स्थिति के आधार पर उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इसमें ए और बी 2 बिंदु हैं। ए बिंदु की एक ही शर्त है कि HUF के यानी हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया या अंशतया गत वर्ष में भारत में स्थित रहा हो। ये ए बिंदु की शर्त है। बी बिंदु की 2 शर्तें हैं और वो परिवार के कर्ता को उनकी पूर्ति करनी होती है। बी बिंदु की पहली शर्त है कि परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए निवासी माना गया हो। और शर्त नंबर 2 है कि परिवार का कर्ता गत वर्ष से ठीक पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। प्रिय विद्यार्थियों, कि जो परिवार जो HUF ए बिंदु की शर्त की पूर्ति करता है और बी बिंदु की दोनों शर्तों की एक साथ पूर्ति करता है, उस HUF को, उस परिवार को गत वर्ष में भारत में निवासी करदाता माना जाता है। जो परिवार ए बिंदु शर्त की पूर्ति करता है परंतु बी बिंदु की दोनों शर्तों की एक साथ पूर्ति उसका कर्ता नहीं करता है, उस HUF को, उस परिवार को गत वर्ष में भारत में असाधारण निवासी माना जाता है। नंबर 3 है नॉन रेजिडेंट, यानी अनिवासी। जो परिवार बिंदु नंबर 1 की शर्त की पूर्ति नहीं करता है, उसको गत वर्ष में अनिवासी माना जाता है। ए की शर्त की पूर्ति नहीं करने वाले के लिए बी बिंदु की शर्तें कोई मायना नहीं रखती हैं, उनकी पूर्ति करे या नहीं करे, लेकिन ए की पूर्ति नहीं करता है उसको गत वर्ष में अनिवासी माना जाता है।
इसके पश्चात हम पार्टनरशिप फर्म की चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की दो स्थितियां हो सकती हैं, निवासी या अनिवासी। असाधारण निवासी वाली स्थिति फर्म की नहीं होती है, तो उसमें एक ही शर्त है, फर्म के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का स्थान। यदि फर्म के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया या अंशतया भारत में स्थित रहा हो तो उस फर्म को निवासी माना जाएगा, और जिस फर्म के व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण संपूर्ण गत वर्ष में भारत के बाहर रहा हो उसको अनिवासी माना जाएगा। इसी प्रकार कंपनी करदाता के लिए है, क्या वो कंपनी या तो भारतीय कंपनी है तो उसको निवासी माना जाएगा, और यदि वो विदेशी कंपनी है तो उसके व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में अंशतया पूर्णतया भारत में स्थित रहा हो तो उसको निवासी माना जाएगा, और पूर्णतया विदेश में रहा हो तो उसको अनिवासी माना जाएगा। इस प्रकार से ये हम निवास स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। निवास स्थान की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कौन सी आय करदाता की आय में शामिल करें, कौन सी आय शामिल नहीं करें, इसके लिए निवास स्थान की स्थिति बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस करदाता की गत वर्ष में स्थिति रेजिडेंट की बनती है, निवासी की बनती है, उसके लिए सभी प्रकार की इनकम टैक्सेबल होती हैं। यदि उसने भारत में आय अर्जित की है, भारत में कमाई है, भारत में प्राप्त की है, या विदेश में अर्जित की है, विदेश में प्राप्त की है, भारतीय विदेशी, यानी सब प्रकार की इनकम पर उसको गत वर्ष में भारत में टैक्स देना पड़ता है, आयकर चुकाना पड़ता है। यदि उसकी स्थिति अनिवासी की बनती है, असाधारण निवासी की बनती है, तो उसके लिए भारत में अर्जित व प्राप्त की आय तो टैक्सेबल है ही है, परंतु वह विदेशी आय भी कर योग्य होती है जो भारत से नियंत्रित करते हुए उसको विदेश में अर्जित किया गया है। इसी प्रकार नंबर 3 है अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो यदि करदाता की स्थिति अनिवासी बनती है तो उसके लिए केवल और केवल भारतीय आय ही कर योग्य होती है, अर्थात भारत में अर्जित की गई या भारत में प्राप्त की गई आय ही कर योग्य होती है। विदेशी आय उसके लिए करमुक्त मानी जाती है। विदेश में प्राप्त की गई हो या विदेश में अर्जित की गई हो, वो उसके लिए करमुक्त मानी जाती है। इसलिए करदाता के लिए निवास स्थान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, आयकर एक विशद यानी विस्तृत सब्जेक्ट है, तो इसका सिस्टमेटिक अध्ययन करने के लिए इसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ता है यानी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो हम आय के 5 हेड्स बनाते हैं, 5 शीर्षक बनाते हैं। नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। नंबर 2 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। नंबर 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी व्यवसाय एवं पेशे से आय। नंबर 4 है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस यानी पूंजी लाभ से आय। और नंबर 6 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। प्रत्येक शीर्षक के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए गए हैं, तो प्रत्येक शीर्षक की आय अलग अलग याद की जाती है। इसके पश्चात एक आगे टॉपिक आएगा हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, हानियों की पूर्ति करना एवं आगे ले जाना, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। उसके नियमों की पालना करते हुए 5 शीर्षकों की करीबी आयु का सेट ऑफ करते हुए योग किया जाता है, और उस योग को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, सकल कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम की धारा 80 में विभिन्न प्रकार की कटौतियों का जिक्र किया गया है, डिडक्शंस का जिक्र किया गया है। कुछ आय संबंधी कटौतियाँ होती हैं, कुछ वे यानी खर्चों संबंधी कटौतियाँ होती हैं। नियम से जो कटौती उस करदाता को प्रदान की जा सकती है वो कटौतियाँ याद करके उनको सकल कुल आय में से घटाया जाता है। घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसको हम टोटल इनकम यानी कुल आय कहते हैं। और कुल आय पर जो आयकर की विभिन्न दरें हैं जो संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट द्वारा घोषित की जाती हैं, उन दरों के आधार पर आयकर की गणना की जाती है। निवासी करदाता के लिए अलग प्रकार की कर की दरें होती हैं, एचयूएफ के लिए अलग प्रकार की कर की दरें हैं,
और फर्म के लिए अलग प्रकार की दरें हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे जाके करेंगे। तो इस प्रकार से हेड वाइज इनकम ज्ञात करना, प्रत्येक सभी हेड्स को सेट ऑफ करते हुए उनकी आय का योग करके सकल कुल आय ज्ञात करना, ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात करना, ग्रॉस टोटल इनकम में से धाराशी कटौतियाँ घटाकर टोटल इनकम ज्ञात करना, और टोटल इनकम में से पर टैक्स स्ट्रक्चर के आधार पर आय की गणना करना। ये इसके विभिन्न स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की चर्चा मैं आशा करता हूँ आपके लिए लाभदायक होगी, और ये वीडियो आप ज़रूर सुनें, इसको लाइक करें और आगे शेयर करें। और इसी क्रम में हम अगले वीडियो तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।